Good morning students, welcome to the class and today we are going to start a new chapter of geography। अभी तक geography में कोई चैप्टर नहीं हुआ है कि शायद, है ना? तो हम ज्योग्राफी का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मतलब शुरू करेंगे, कंप्लीट नहीं। और आपकी पीडीएफ जो है 4th चैप्टर सिविक्स की वो मैं आपको आज या कल तक मिल जाएगी, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि दिवाली के पहले ही आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, तो सब बच्चे पढ़ना कंटिन्यू रखना। ये मत सोचना कि बिल्कुल कि हाँ भाई अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है, टेस्ट ख़त्म हुए तो आराम आराम से कर लेंगे। और जो पेरेंट्स अभी भी आराम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं उनको बोल रही हूँ कि एग्ज़ाम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड बिफोर दिवाली, सो टेक केयर ऑफ़ योर चाइल्ड एंड बी अवेयर ऑफ द स्टडीज़, ठीक है। तो इट्स ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। सब बच्चों को पता है, अभी आप 6th क्लास में आए हो, 5th क्लास तक आपने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी और अभी 6th क्लास से पढ़ाई थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम अपनी अर्थ और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, ये बड़ी आराम से सोचने वाली बात है, या हम ये सब जानते हैं कि हम जब दिन में आसमान को देखते हैं और जब रात में आसमान को देखते हैं तो डिफरेंस होता है। दिन में आपको क्या दिखाई देता है? नीला आसमान, कोई सितारे नहीं होते, कोई चांद नहीं होता। कभी कभी मगर चांद दिखता है ना, हल्का हल्का। वो किस लिए दिखता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट मैक्सिमम हम जो नॉर्मली हम जनरल बात करें तो दिन में हमें सिर्फ आसमान दिखाई देता है, सूरज होता है उसके अंदर, और अगर बारिश का मौसम होता है तो बादल होते हैं, ठीक है। लेकिन रात को आसमान बहुत सुंदर दिखाई देता है। रात को कोई सूरज नहीं होता है, कोई बादल नहीं होते हैं, सिर्फ छोटे छोटे सुंदर सुंदर सितारे होते हैं और चंदा मामा होते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है कि ये सितारे इतने सुंदर दिखते हैं, सिर्फ ये होते नहीं है इतने सुंदर, इनके अंदर सिर्फ ये आग के गोले हैं। ये दे आर जस्ट द हीट बॉल्स, फायर बॉल्स हम कह सकते हैं, हॉट बॉल्स कह सकते हैं इनको सिर्फ, ठीक है। तो ऐसे जो चांद होता है वहाँ पर भी हम कहते हैं चांद, चंदा मामा और ये मामा और वो मामा। ऐसे मामा चाचा कुछ नहीं है चंदा। चांद जो होता है, द मून इज़ मेड अप ऑफ, इट इज़ मेड अप ऑफ जस्ट रॉक्स एंड स्टोन्स ओनली। वहाँ पर कोई ज़्यादा ना तो कोई पेड़ पौधे हैं ना कोई लाइफ है। जब चांद पर गए, अभी आप कभी नेट खोल के देखना और मून का स्ट्रक्चर देखना, है ना। मून के सरफेस पे जब हमारे लैंड के, मतलब हमारी अर्थ के साइंटिस्ट गए थे तो उन्होंने वहाँ पे क्या मिला उनको, ठीक है। अभी आप थोड़े बड़े हो गए हो और अब आपको थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें पता करने में मज़ा आएगा। तो नेट पे जाके सर्च करो स्ट्रक्चर ऑफ मून, है ना, या इमेजेस ऑफ मून। तो असल में मून पे क्या मिला था? कंकड़ पत्थर और बड़े बड़े रॉक्स। कोई प्लांट नहीं, कोई लाइफ नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ नहीं, कोई इंसान तो छोड़ ही दो। तो जो चंदा मामा हैं वो बस दूर से ही चंदा मामा जैसे लगते हैं, बाकी पास में जाओ तो उनके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से सितारे जो हमें इतने सुंदर सुंदर टिमटिमाते दिखते हैं ना, अगर उनको हम पास से देखेंगे तो दे आर जस्ट फायर बॉल, सिर्फ आग के गोले हैं वो। अच्छा, एक और बात ध्यान से देखना, जब कभी आप आसमान में देखते हो ना रात को, कभी छत पे आराम से लेट के देखना, तब देखना कुछ तारे तो आपको टिमटिमाते हुए नज़र आएंगे। उनकी जो लाइट होती है वो ऐसे फ्लिकर करती है, कम ज़्यादा, लेकिन कुछ नहीं होते हैं ऐसे, कुछ एकदम स्टेबल रहते हैं, उनकी लाइट बस ऐसे स्टेबल रहेगी। तो वो स्टार्स नहीं होते हैं, वो सेलेस्टियल अलग बॉडीज़ होती हैं, मेटियोर्स वगैरह जो अभी आपको पढ़ाऊंगी तो उनमें और भी बहुत कुछ होता है। तो अगर हम ये बोलते हैं, अभी तो आपको यही लगता होगा ना कि हम जब रात को आसमान को देखते हैं तो हमें चांद दिखता है और सितारे दिखते हैं, पर वो सारे के सारे सितारे नहीं होते हैं, वो और भी बहुत कुछ होते हैं। जो टिमटिमाते रहते हैं वो सितारे हैं, जो टिमटिमाते नहीं हैं, जो फ्लिकर नहीं करते, वो सितारे नहीं होते हैं, ठीक है। तो आओ हम पढ़ते हैं कि फिर वो क्या होते हैं। तो ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 187। इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे गैलेक्सी के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में। तो थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जब आप दिन में आकाश देखते हो और रात को आसमान देखते हो तो बहुत अलग अलग दिखता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब ये कह रहे हैं कि एट नाइट वी आइडेंटिफाई द स्टार्स थ्रू देयर फ्लिकरिंग लाइट्स। फ्लिकरिंग लाइट्स मतलब FLICKERING, जो इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है FLICKERING। ये फ्लिकरिंग लाइट्स क्या होती हैं? फ्लिकरिंग लाइट्स का मतलब होता है टिमटिमाती हुई जो रोशनी हमें दिखती है, ठीक है ना। तो फ्लिकरिंग लाइट्स जो होती हैं वो जो होते हैं वो स्टार्स होते हैं, ठीक है। बट हमें सारी की सारी लाइट्स फ्लिकरिंग लाइट्स नहीं दिखाई देती हैं, तो वो क्या होता है? बट देयर आर ऑल्सो अदर ऑब्जेक्ट्स विद द स्टार्स हुज लाइट्स डोंट फ्लिकर। फाइन, सन, मून,
प्लैनेट्स, स्टार्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। ये जो अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी लाइट फ्लिकर नहीं करती है, उन सबको हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं या हेवनली बॉडी कहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जो मीटियोर्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, ये सारे आसमान में पाए जाते हैं। तो देखो पेज नंबर 187 पे ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहे हैं ये। We identify the stars through their flickering lights, but there are also other objects along with the stars whose lights don't flicker. Okay? अब हमारे को एक वर्ड दिया गया है सेलेस्टियल बॉडीज, CELESTIAL, सेलेस्टियल, या फिर इनको हम हेवनली बॉडीज भी कहते हैं, HEAVENLY, हेवनली बॉडीज। ठीक है, अब ये क्या क्या होता है इसमें शामिल, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं, सन, मून, प्लैनेट्स, एंड स्टार्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई एंड other objects in the sky। ठीक है, तो क्या क्या आता है, सन, मून, प्लैनेट्स, स्टार एंड अदर ऑब्जेक्ट। जो भी अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्काई के अंदर, उनको हम सबको सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है या क्या कहा जाता है, हेवनली बॉडी। अब ये अदर ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि कॉमेट्स हो सकते हैं, मीटियोर्स हो सकते हैं। ठीक है, आपने वो पुच्छल तारा देखा है जिसको देख के लोग बागे से विश मांगते हैं, वो कहते हैं कॉमेट। ठीक है, ये बहुत सारे हो सकते हैं, कॉमेट्स हो सकते हैं। अब मीटियोर्स क्या होते हैं, मीटियोर्स कभी आपने देखा है कि आप बोलते रहे सितारा टूट के गिरा, दो तरीके के होते हैं। एक तो आप जनरली सितारा जब टूट के गिरता है तो आप ऐसे विश मांगने लग जाते हो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, दैट इज़ नॉट कॉमेट, दैट आर नोन एज मीटियोर्स। वो क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे कुछ हेवनली बॉडीज़ होती हैं जो कि आसमान से गिर जाती हैं। और अभी आप जब आगे क्लासेस में पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। आपने पिछले चैप्टर में आपने नहीं पढ़ा, 7th क्लास में आप पढ़ोगे, है ना। तो जो हमारा आसमान, हमें तो ऐसे ही दिखता है कि बस एक आसमान है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो हमें ये दिखाई देता है ना एटमॉस्फेयर, उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जो मीटियोर्स होते हैं वो एक लेयर से दूसरे लेयर पे गिरते हैं, लेकिन वो सीधे अर्थ तक नहीं आ पाते। ठीक, तो ये जो अपन को टूटते हुए तारे दिखते हैं जिसको अपन देख के विश मांगते हैं, वो क्या होते हैं, एक्चुअली मीटियोर्स होते हैं। वो दे आर नॉट द स्टार्स। ऐसे हम कह देते हैं कि वो टूटता हुआ तारा दिखा, बट मीटियोर्स अलग चीज़ें होती हैं। तो वो मीटियोर्स होते हैं जो कि एक लेयर से दूसरी लेयर पर जाके गिर जाते हैं। जो इतनी सारी लेयर्स होती हैं ना आसमान में, है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में, उसमें से एक लेयर से दूसरी लेयर पर जाके गिरते हैं। लेकिन जब इतने कुछ छोटे होते हैं वो तो ऐसे होते हैं मीटियोर्स। अब कुछ बड़े बड़े होते हैं तो वो क्या होता है ना, धरती तक आ जाते हैं, और अगर ज़मीन पे गिरते हैं ना तो वहाँ पे बहुत नुकसान होता है, वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, आसपास की धरती को भी बहुत नुकसान होता है। तो उनको हम क्या कहते हैं, मीटियोराइट्स, METEORITES, मीटियोराइट्स। गेटिंग, तो मीटियोर्स, मीटियोराइट्स ये हो गया। एक और होता है कॉमेट। कॉमेट होता है पुच्छल तारा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पुच्छल, मतलब वो उसकी पूंछ जैसी दिखती है। तो वो तारा कभी कभार बहुत टाइम में दिखता है, ऐसे रोज़ रोज़ नहीं दिखाई देता। तो वो कभी दिखता है ना तो वो अलग से ही पता चलता है, ऐसे गिरता है तो उसकी वो जो टेल जैसी होती है, पूंछ जैसी होती है, इसीलिए हम उसे पुच्छल तारा कहते हैं और उसको ही हम कॉमेट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कॉमेट्स होते हैं, मीटियोर्स होते हैं, मीटियोराइट्स होते हैं। मीटियोर्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं और वो धरती तक नहीं गिरते। वो आपको दिखेंगे कि हाँ तारा टूट के गिरा और गायब हो जाएगा, है ना, ऐसा होता है। लेकिन जो मीटियोराइट्स होते हैं वो बड़े होते हैं, दिखेगा तो वो भी आपको ऐसा कि तारा जैसा गिरा, लेकिन वो जब ज़मीन पे आके गिरता है तब पता चलता है कि वो तारा नहीं, वो तो एक फायर बॉल थी, और जहाँ वो गिरता है वहाँ पे बहुत नुकसान होता है। तो वो बड़े वाले जो होते हैं उनको मीटियोराइट्स कहते हैं, छोटे वालों को मीटियोर्स कहते हैं। पुच्छल तारे को जिसमें टेल जैसी होती है उसे हम कॉमेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मीटियोर्स, मीटियोराइट्स, कॉमेट्स, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड्स एटसेट्रा, ये सब भी हमारे इतने बड़े स्पेस में पाए जाते हैं।
ठीक है। अब इसमें और भी नाम दिए हैं, सैटेलाइट दिया है, एस्टेरॉइड्स दिया है, ये सब आप आगे आगे जाके पढ़ते जाओगे धीरे धीरे। अभी सिर्फ आपको जितना पता होना चाहिए था वो क्या पता हुआ आपको, कि हमारा जो स्काई है वो दिन में अलग दिखता है, सन दिखता है, क्लाउड्स दिखते हैं, मगर रात को जब हम देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। चाँद दिखता है, मून, और हमें स्टार्स दिखते हैं। जिनकी लाइट फ्लिकर करती है वो स्टार्स होते हैं, जिनकी लाइट फ्लिकर नहीं करती है वो अदर बॉडीज़ होती हैं। इन सारी बॉडीज़ को, जिसमें कि हम सन, मून, प्लैनेट्स, स्टार और अदर ऑब्जेक्ट को शामिल करते हैं, जिनमें कि मीटियोर्स, कॉमेट्स, मेटेओराइट सब आता है, इन सबको हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडीज़ कहते हैं। गेटिंग? चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब आपको पता है जो ऐसी जो साइंस होती है जिसमें बच्चे या जिसमें लोग सितारों के बारे में, आसमान के बारे में, हमारे स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच ऑफ द साइंस, उस ब्रांच को क्या कहते हैं? जैसे साइंस है ना, उसकी बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस मतलब पेड़ की ब्रांचेस नहीं, साइंस की भी ब्रांचेस, ठीक है। तो बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो जैसे मान लो कि हम केमिकल्स के बारे में पढ़े तो केमिस्ट्री हो गई, अगर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो बॉटनी हो गई, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, जानवर और ह्यूमन बीइंग के बारे में तो वो जूलॉजी हो गई। अगर हम अपने स्पेस के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? एक वर्ड आता है एस्ट्रोनॉमी, जिसमें जो कोई भी स्टूडेंट होता है वो स्पेस के बारे में पढ़ता है, चांद सितारों के बारे में पढ़ाई करता है। और ऐसे जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? एस्ट्रोनॉमर्स। गेटिंग? ये सब कोई कॉपी में नहीं लिखना है, ये सब तो मैं समझा रही हूँ सिर्फ, ठीक है। चलिए, मून रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन। अब आपको पता है चंदा मामा के पास तो, उनके घर में तो लाइट ही नहीं है। कहने का मतलब चांद जो होता है, मून जो होता है, वो जो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, हमें चांद से कितनी अच्छी रोशनी मिलती है ना, कितना अच्छा लगता है। जब सूरज की गर्मी से पूरे दिन भर में गर्मी होती है तो रात को हम चांद का वेट करते हैं कि भाई कब आएंगे चांद और कब हमारे को अच्छी सी लाइट मिलेगी, जिससे कि हमें अच्छा फील होगा। तो वो जो लाइट होती है ना चांद की, वो उसकी खुद की नहीं होती, वो सिर्फ सन का रिफ्लेक्शन होता है। जो मून होता है उसके पास कहाँ से लाइट आती है? सन से लाइट आती है, ठीक है। तो ये अभी आप बहुत अच्छे से नहीं समझ पाओगे शायद, बट अभी इतना ही समझ लो। अब कैसे होता है ये रिफ्लेक्शन, कैसे आता है, चांद के पास खुद की लाइट क्यों नहीं होती है, सन से कैसे रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सब अभी आप पढ़ोगे आगे चल के, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना समझ लो कि मून जो होता है उसके पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन से लेता है लाइट, ठीक है। तो देखो ये लिख रहे हैं, मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन एंड अपीयर्स इन डिफरेंट शेप्स। अब आपको ये भी पता है कि मून कभी छोटा दिखता है, कभी बड़ा दिखता है। अब आप देखना, जब पूर्णिमा होती है जिस दिन, है ना, उस दिन पूरा चांद दिखता है गोल। उसके बाद फिर उसका जो शेप होता है धीरे धीरे कम होता जाता है, वो छोटा सा होता जाता है, और 15th डे, जिसको कि हम फोर्थ नाइट कहते हैं, उस दिन वो बिल्कुल गायब हो जाता है। जब आप पूरा चांद देखो, उसके बाद गिनना एक एक दिन, उसके ठीक 15th डे पे ना कोई चांद दिखेगा ही नहीं आपको आसमान में। ऐसा नहीं कि बादल होंगे, लेकिन उस दिन चांद होता ही नहीं है। उसके नेक्स्ट डे फिर बिल्कुल पतला सा चांद होता है जो बहुत खूबसूरत लगता है। उस चांद को हम क्या कहते हैं? न्यू मून नाइट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे चांद का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, शेप जो होता है वो गोल होना शुरू हो जाता है, फिर 15th डे जाके वो पूरा हो जाता है। तो इस तरह से एक पूरे मंथ में 15 डेज़ में 2 बटा होता है चांद। फुल मून डे होता है, जब वो पूरा गोल होता है तो उसे क्या कहते हैं? फुल मून डे, ठीक है। उसके बाद उसका जो शेप होता है, उसका जो साइज़ होता है वो धीरे धीरे कम होता एक दिन वो पूरा गायब हो जाता है। फिर दूसरे दिन से फिर बढ़ना शुरू होता है, और फिर 15th डे जाके वापस 30, जैसे पहले दिन हमने गिना, उसके मान लो हम 1 सितंबर से गिनते हैं, सपोज़ करो कि हम पहले दिन से गिन रहे हैं, तो पहले दिन वो फुल मून होगा, उसके धीरे धीरे करके कम होगा, तो 15th डे वो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा आपको। फिर 16th डे से वापस से शुरू होगा, और फिर 30 डे पे जाकर फिर फुल मून हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरे मंथ की एक साइकिल चलती है मून की, ठीक है। तो मून फुल मून डे से लेके बिल्कुल नो मून हो जाता है, और फिर एक न्यू मून नाइट चालू होती है, तो फिर उससे फुल मून बनता है वो, ठीक है। तो इसी, और ये अलग अलग शेप हमें कैसे दिखाई देते हैं चांद के, वो आप आगे पढ़ोगे, इसी चैप्टर में है शायद, तो पढ़ाऊँगी मैं आपको उसके बारे में। हाँ जी, इसी चैप्टर में है,
ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कहते हैं कि जो स्टार्स होते हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं, क्योंकि वो हेवन मतलब आसमान में, ऐसे तो हम हेवन स्वर्ग को कहते हैं, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि हेवनली बॉडीज़ इनको ही कहा है, सन वगैरह को, स्टार्स को, मून को, ठीक है। अब ये स्टार्स क्या कह रहे हैं, मैंने बताया था स्टार्स क्या होते हैं, दूर से देखने में तो सुंदर दिखते हैं, पर एक्चुअली दे आर द फायर बॉल्स, दे आर वेरी बिग एंड वेरी हॉट, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, और उनके अंदर बहुत सारी गैसेस भरी होती हैं। अब कौन कौन सी गैसेस भरी होती हैं ये अपन पढ़ेंगे। और इसके अलावा वो खुद ही अपनी लाइट एमिट करते हैं। एक वर्ड आया है एमिट करना, ठीक है, AMIT। एमिट का मतलब होता है रिलीज़ करना, हम इसको क्या कह सकते हैं, रिलीज़ करना। वो अपनी लाइट खुद, यानी कि ध्यान रखना मून के पास खुद की लाइट नहीं है। मून के किससे लाइट मिलती है, मून को सन से, सन के रिफ्लेक्शन से लाइट मिलती है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है सिर्फ। लेकिन स्टार्स जो होते हैं उनके पास खुद की लाइट एमिट करते हैं वो, यानी कि वो खुद अपनी ही लाइट रिलीज़ कर रहे होते हैं। मून अपनी लाइट रिलीज़ नहीं करता है, ओके। इन एंशियंट टाइम, अब पुराने ज़माने में क्या होता था, लोगों को ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लिए उनको जब कहीं जाना होता था, बड़े बड़े जो सेलर्स होते थे, जो पानी के जहाज़ों में जो यात्री हुआ करते थे, जो ट्रैवलर्स होते थे, या फिर जो मर्चेंट होते थे, व्यापारी होते थे, अलग अलग जगहों पर जो अपना बिजनेस करने जाते थे, व्यापार करने जाते थे, वो रात के वक्त कैसे दिशा ढूंढते थे पता है, वो पोल स्टार देखा करते थे। कभी आपको पता है पोल स्टार, जिसको कि हम शायद ध्रुव तारा उसी को कहते हैं, तो पोल स्टार जो होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाया जाता है, ठीक है। अब आपको ये डायरेक्शंस पता हैं कैसे होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक। तो जो पोल स्टार होता था वो अभी भी होता है, मतलब पोल स्टार जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। तो उनके पास एक कंपास होता था, अभी भी कंपास चलता है। अब उस वक्त उसे क्या कहते थे वो मुझे नहीं पता, पर इसमें एक एरो आया करता था, एक मशीन होती है छोटी सी, आजकल भी आता है बाज़ार में, कभी आप देखोगे तो कभी ख़रीद के लाना कंपास। उसमें उसको अगर आप कभी भी रखोगे ना तो वो आपको नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। तो जहाँ वो पॉइंट कर रहा है वो नॉर्थ है, और उसके लेफ़्ट साइड ईस्ट आ जाएगी, उसके राइट साइड आ जाएगा वेस्ट, और नीचे आ जाएगा साउथ। तो इस तरीके से वो पोल स्टार की मदद से देख लेते थे और बाकी दिशाओं का, बाकी डायरेक्शंस को पता कर लेते थे। उस हिसाब से फिर वो अपने जहाज़ या अपना जो भी उनका कारवां होता था वो मोड़ते थे, तो जहाँ भी उनको जाना होता था वो चले जाते थे। तो कहने का मतलब है कि स्टार्स को देखकर पहले लोग डायरेक्शन का पता भी किया करते थे, क्योंकि पोल स्टार उनको पता था कौन सा है। अब पोल स्टार कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो पोल स्टार को फाइंड आउट कर लिया, मतलब वो नॉर्थ पोल उनको नॉर्थ डायरेक्शन उनको समझ में आ गई। अब नॉर्थ डायरेक्शन के बाद उन्होंने ईस्ट वेस्ट और साउथ डायरेक्शन अपने आप सोच ली, और वहीं वो चले जाते थे, तो अपनी सही जगह पहुंच जाते थे। तो कहने का मतलब पुराने ज़माने में स्टार्स जो होते थे वो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में लोगों की मदद किया करते थे। नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ दिस, जो पोल स्टार होता है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, और बाकी जो स्टार्स होते हैं वो आज इधर दिखेंगे तो कल उधर दिखेंगे, क्योंकि बिकॉज दे आर फायर बॉल्स एंड दे आर रिवॉल्विंग, मतलब वो इधर उधर घूमते रहते हैं आकाश में। लेकिन जो पोल स्टार होता है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। अब आपको पता है सन भी एक स्टार ही है, लेकिन वो बहुत बिग और बहुत बड़ा इसलिए दिखाई देता है हमको क्योंकि वो थोड़ा पास में है। सन से भी बड़े बड़े स्टार पड़े हुए हैं, और भी बड़े बड़े सन हैं आकाश में, स्पेस में, लेकिन वो हमें छोटे इसीलिए दिखाई देते हैं। आपको पता है जो छोटे छोटे स्टार्स दिखाई देते हैं ना, हो सकता है वो सन से भी बड़े हों, लेकिन क्योंकि वो दूर होते हैं तो छोटे दिखते हैं। पास है सन हमारे तो वो बड़ा दिखता है, बस दिस इज़ द डिफरेंस। वरना ऐसे हज़ारों सन हैं स्पेस के अंदर, हज़ारों ही अर्थ होंगी, हज़ारों ही सब कुछ, बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं। अभी अपन पढ़ेंगे आगे तब आपको पता चलेगा कि स्पेस कहते हैं इसको, स्पेस कितना बड़ा होता है। तो ये जो सन है वो कोई एक ही नहीं है, ऐसे न जाने कितने सन है, बट हमें यही सन दिखाई देता है, और हमें सिर्फ यही सन इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारी धरती उसी के चारों ओर चक्कर काटती है, चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है, हम इस सोलर सिस्टम में रहते हैं। अभी मैं पढ़ाऊँगी आपको कि सोलर सिस्टम क्या होता है। अभी तो आप बस इतना समझ लो कि जो सन है वो एक स्टार है,
और उससे बड़े बड़े स्टार्स भी होते हैं, लेकिन वो हमें छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो दूर होते हैं, और सन हमें बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि वो पास होता है। अब आप सोच के देखो, सन की देखिए कितना हॉट है और कितना फायर भरा हुआ है इसके अंदर, फायर बॉल। सन के पास कोई जा सकता है? ऐसे ही स्टार्स है सारे के सारे, इतने ही हॉट हैं और ऐसे ही फायर बॉल्स हैं, इससे भी बड़ी बड़ी फायर बॉल्स हैं, लेकिन वो इतनी दूर होते हैं कि आपको दिखते कैसे हैं? छोटे छोटे टिमटिमाते सितारे दिखते हैं, और कितने सुंदर दिखते हैं। तो आप सोच रहे हो कि जो दूर से चीज़ सुंदर दिखाई देती है वो हमेशा ज़रूरी नहीं कि सुंदर ही हो, वो फायर बॉल भी हो सकती है। ठीक है, चलिए। There are many stars which are bigger than the sun, but they appear to be small as they are very far away from us. ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मैं आगे पढ़ाऊँगी। तो आपको समझ में आया कि हमारे को सुबह या दिन के वक्त आकाश अलग दिखाई देता है, रात के वक्त जो आसमान स्काई होता है वो अलग दिखाई देता है। रात के वक्त जो फ्लिकरिंग लाइट वाले होते हैं वो स्टार्स होते हैं, बाकी सब अदर बॉडीज़ होती हैं। मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और हमेशा उसका जो शेप होता है वो हर 15 दिन में चेंज हो जाता है। फुल मून होता है, फिर विदाउट मून आती है नाइट, फिर न्यू मून नाइट आती है, फिर फुल मून नाइट आती है। तो ऐसे पूरे 30 डेज़ का पूरा साइकिल चलता है। ठीक है, इसके अलावा स्टार्स जो होते हैं उनके अंदर खुद की लाइट होती है, लेकिन वो इतने जो सुंदर दिखते हैं, बट दे आर द फायर बॉल्स, दे आर हॉट एंड बिग, एंड सन इज़ ऑल्सो a star, but sun is close to us, that is why it appears big, and other stars are far away from us, that is why they appear small. गेटिंग? आज इतना पढ़ लो, इसको एक बार वापस रीड करना, जो मैंने समझाया है उसको फिर से सुनो, और कल हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल रियली एंजॉय दिस। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।